हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कवर कर चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हाई कोर्ट इंडिया का। इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है? सारे स्टेट्स के लिए कोई ना कोई हाई कोर्ट होगा। बहुत सारे स्टेट्स के जॉइंट हाई कोर्ट भी होंगे। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होता है और हाई कोर्ट हर स्टेट के होते हैं। अब हम आर्टिकल नंबर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 214 से 232 पार्ट 6 में, ठीक है। पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर 214 से 232 कौन है? हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से मेरा मतलब है कि इंडिया के अंदर के जितने भी हाई कोर्ट है, जितने भी स्टेट्स के हाई कोर्ट है, वो सारे हमारे इस आर्टिकल के बीच में आते हैं। अब देखो आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214 में क्या बताया गया है? हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 231 में बताया है पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बना सकता है। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट का तो हाई कोर्ट होगा, बट अगर ऐसा लगा जाता है कि 2 स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट काफी है या फिर 2 से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट काफी है, तो पार्लियामेंट ये भी कर सकता है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट स्टेब्लिश कर सकता है। उसी के साथ में पार्लियामेंट कैन स्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूटीज। देखो अभी हमने स्टेट्स की बात करी 214 में, तो यूटी के हाई कोर्ट की बात कहाँ करी जाएगी? 241 में, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, 214 तो 241 एक जैसे लग रहा है, ठीक है। तो यूटी के हाई कोर्ट की बात कहाँ करी गई है? पार्लियामेंट में 241 में, और स्टेट के लिए 214 में। और 231 में क्या बताया गया है? 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट हाई कोर्ट बना सकती है, कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। अब है देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स है। जिसमें से लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट लेटेस्ट हाई कोर्ट है। उसी के साथ अगर हम यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के पास में अपना, क्योंकि दिल्ली भी एक यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है, तो इनके पास में अपना खुद का हाई कोर्ट है। देखो इससे पहले ना जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं था, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है ना, वो हमारा आर्टिकल नंबर 214 के तहत बना हुआ है, ठीक है। और दिल्ली में जो हाई कोर्ट है ना, वो आर्टिकल नंबर 241 के तहत बना हुआ है, ये ध्यान रखना। बट अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी भी है, दैट्स वाई हम दिल्ली और जम्मू कश्मीर में यूटी है दोनों, और उसमें हाई कोर्ट्स है। बट अगर ऐसा पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में किस आर्टिकल के थ्रू है, तो 214 के, और दिल्ली में किस आर्टिकल के थ्रू बना है? तो 241 के। अब यहाँ आता है आर्टिकल नंबर 216, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। 216 में कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट दिया हुआ है। 216 में ये बताया गया है कि हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहेगा, और चीफ जस्टिस के साथ साथ अदर जजेस भी रहेंगे, जिसको कौन अपॉइंट करता है? जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ओके। जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहेगा, और चीफ जस्टिस के साथ साथ अदर जजेस रहते हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, और उनको अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। लार्जेस्ट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ पे मैंने एक फैक्ट मेंशन करा है कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट है किस संदर्भ में लार्जेस्ट बोला? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस है ना, ये सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है। अब आता है आर्टिकल नंबर 217, सीजे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई एंड गवर्नर एंड कंसर्न स्टेट। देखो हमने अपॉइंटमेंट तो देख लिया कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट प्रेसिडेंट अकेला तो अपॉइंट करेगा नहीं, प्रेसिडेंट सिफारिश लेगा अपॉइंट करने के लिए। तो वो किस किस की सिफारिश लेता है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो वो कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 217 में मेंशन है। अब देखो मान लो यहाँ पे एग्जांपल लो कि एमपी के सीजे को, यानी चीफ जस्टिस को हम अपॉइंट करने वाले हैं। हम यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाला है चीफ जस्टिस को, किसके? एमपी के चीफ जस्टिस को, ठीक है। तो एमपी के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, उसका कंसर्न जरूरी है, उससे वो कंसल्ट करेगा। उसके बाद में वो हमारे एमपी के गवर्नर से कंसल्ट करेगा, और उसके ही साथ नहीं बस ठीक है, दो ही है, ठीक है। क्या क्या है? सीजे यानी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट किस किस से करता है? सीजेआई से, और कंसर्न स्टेट के गवर्नर से, ठीक है। समझ आ गया? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप ध्यान रखना। अब ये तो हमने चीफ जस्टिस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जजेस की, ठीक है।
मैंने आपको एमपी का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, तो हमने यहाँ पे एमपी के चीफ जस्टिस की बात कर ली। अब एमपी के चीफ जस्टिस के बाद में जो अदर जजेस है ना, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट वो किस किस से कंसल्ट करेगा? फर्स्ट सीजेआई, सेकंड गवर्नर, बट यहाँ पे एक थर्ड इंसान और हो जाता है, वो है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस किसका? एमपी का। ठीक है, चीफ जस्टिस के लिए हमारे सीजेआई और गवर्नर का कंसल्टेशन जरूरी होता है, और अदर जजेस के लिए सीजेआई गवर्नर के साथ साथ चीफ जस्टिस उस कंसर्न स्टेट का चीफ जस्टिस का कंसर्न भी जरूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ अच्छे से आ गई होगी। अब आता है आर्टिकल नंबर 217(2), जिसमें क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन किसके लिखे हुए हैं? कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। सबको पता है कि अगर किसी भी इंसान को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ दो कंडीशंस लिखी है, ये 1 एंड ये 2। बट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी नहीं है, या तो वो ये फुलफिल कर दे या तो ये फुलफिल कर दे। एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या तो वो एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो। ठीक है, ये 1 और मोर हाई कोर्ट से क्या मतलब है? मान लीजिए एक इंसान है, वो एमपी में 2 साल तक एडवोकेट रहा, देन वो यूपी हाई कोर्ट में 3 साल के लिए एडवोकेट रहा, देन वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में 4 साल के लिए एडवोकेट रहा। तो ये अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 4 3 7 2 9 और 1 साल मान लीजिए वो और गई, तो 10, तो 10 साल तो उसने फुलफिल कर दिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एडवोकेट इन 1 और मोर स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या तो वो ये फुलफिल करे, या फिर जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर, या फिर उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस यानी लॉ से रिलेटेड कोई भी ऑफिस को 10 साल तक होल्ड करा हो, वो ये कंडीशन भी फुलफिल कर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गए। अगर अब हम टेन्योर की बात करेंगे तो अप टू 62 ईयर्स ऑफ एज, यानी 62 साल की एज तक वो जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर ली? हमने उनका अपॉइंटमेंट, हमने उनका क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रेजिग्नेशन की बात हम कर चुके हैं। अब हम रिमूवल की बात करते हैं। तो रिमूवल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 218 उनका रिमूवल कैसे होगा? मतलब कौन से बेसिस पे होगा, हम पहले वो देखते हैं। तो अगर वो प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए वो अब कैपेबल नहीं है, कुछ भी चीज़ की वजह से अगर वो कैपेबल नहीं है अभी हाई कोर्ट जज बनने के लिए, या फिर बनने के लिए मतलब अगर वो अभी हाई कोर्ट के जज है और अगर उनमें अब वो कैपेबिलिटी नहीं बनी कि वो सर्व बची कि वो सर्व कर सके वो, और या तो उनकी अभी मानसिक संतुलन जो है उनका वो ठीक नहीं है, तो अगर ये चीज़ उनकी प्रूव हो जाती है ना, तो उन्हें रिमूव करा जा सकता है। ठीक है, कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, जज तो वो हाई कोर्ट का है, बट फैसले पार्लियामेंट रहेगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लेगा, पार्लियामेंट लेगा। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से उनका रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। अगर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में उनका रिजोल्यूशन पास हो गया तभी वो रिमूव हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 219, जिसमें ओथ लिखा हुआ है, तो एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। अभी तक हमने पढ़ा अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन ओथ की बात आती है ना तो ओथ गवर्नर दिलाता है। ठीक है, जिस भी स्टेट का वो हाई कोर्ट का, जिस स्टेट के हाई कोर्ट का वो जज है उसका गवर्नर उनको ओथ दिलाएगा। इफ इट इज अ जॉइंट हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट वेयर द मेन सीट इज लोकेटेड एडमिनिस्टर्ड ओथ। अब देखो, हमने ऊपर ये भी पढ़ा है कि दो या दो से ज्यादा जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का भी सेम हाई कोर्ट हो सकता है और उस हाई कोर्ट का एक जज होगा। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिर उसको कौन ओथ दिलाएगा? तो उसको ओथ कौन दिलाएगा? जिस भी स्टेट में उसकी मेन सीट रहेगी। जैसे कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट और गोवा हाई कोर्ट एक है, बट मेन सीट जो है ना वो महाराष्ट्र के बंबई में है। ठीक है, मेन सीट कहाँ पर है? उस हाई कोर्ट की महाराष्ट्र में है। तो जो महाराष्ट्र का गवर्नर होगा ना वो ओथ दिलाएगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 220, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस। रिटायर्ड परमानेंट जज कैन नॉट प्लीड एक्ट इन सेम हाई कोर्ट। अब मान लो कोई एमपी का हाई कोर्ट का जज है, अब वो रिटायर हो गया। ठीक है, एमपी हाई कोर्ट का कोई जज है, वो रिटायर्ड हो गया, तो वही जज वापस से एमपी के अंदर वापस से एज अ जज परफॉर्म नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोहिबिशन है, प्रैक्टिस पे उनकी रेस्ट्रिक्शन है। ओके, सेम हाई कोर्ट में वो दोबारा नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 221, सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 221 में बताया गया है कि उनका क्या वेतन होगा और उनके क्या भत्ते होंगे। ठीक है, अलाउंसेस का मतलब होता है कि सैलरी के साथ साथ उनको जैसे घर, गाड़ी और ये सब मिलते हैं ना, वो उनके अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइंस सैलरी एंड अलाउंस बाय लॉ।
पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। सैलरी एंड अलाउंस जो होंगे हाई कोर्ट जजेस के, वो भी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो सैलरी होता है वो होता है 2,50,000 और अदर जजेस का होता है 2,25,000। यही अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो सैलरी होती है वो होती है 2,80,000 और अदर जजेस की होती है 2,50,000। वहीं हाई कोर्ट में 2,50,000 होती है चीफ जस्टिस की और अदर जजेस की होती है 2,25,000। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट में चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, बट इनकी सैलरी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकाली जाएगी। अगर दो से ज्यादा स्टेट्स का अगर वो है देन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी उनका डिवाइड का मेथड होगा उससे वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फैक्ट ना अलग आता है, सैलरी तो स्टेट देता है बट जो पेंशन होती है ना वो इंडिया प्रोवाइड करता है। पेंशन इंडिया प्रोवाइड करता है, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से जाता है और सैलरी उनका स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जाता है। ओके, ये चीज का भी मेजर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये वाले जो हमारे दो पॉइंट है ना, पेंशन और सैलरी वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैलरी तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है बट पेंशन इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 222, 222 यानी ट्रांसफर ऑफ जजेस, यानी हम जजेस का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है? 222 में बताया गया है। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर हाईकोर्ट जज इन कंसल्टेशन विथ सीजीआई, ठीक है। बट उनके ट्रांसफर के लिए कंसल्ट, देखो ट्रांसफर भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करेगा? सीजीआई से करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना चीजें बहुत सारी है, फैक्ट्स बहुत सारे, चीजें याद करने के लिए बहुत सारी है, तो एक बार दो बार में आपको याद नहीं होगी बट बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट ट्रांसफर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो कंसल्ट विथ फॉलोइंग जजेस। देखो, अगर हमको जज का ट्रांसफर करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेगा? सीजीआई से। और सीजीआई किससे कंसल्ट करेगा? ये तीन व्यक्तियों से, ठीक है, ये तीन व्यक्तियों से सीजीआई कंसल्ट करेगा। अब ये तीन कौन कौन है? टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम विच ट्रांसफर इज बीइंग मेड। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई जज है जिसका ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करेगा कौन? मध्य प्रदेश के जज का प्रेसिडेंट करेगा। किससे कंसल्ट कर कर करेगा? चीफ जस्टिस से। बट चीफ जस्टिस किससे कंसल्ट करेगा हमारे इंडिया का? वो सबसे पहले तो कंसल्ट करेगा टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करेगा। उसके बाद जिस भी हाई कोर्ट से वो चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो रहा है, यानी एमपी से ट्रांसफर हो रहा है, तो एमपी के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना उससे कंसल्ट करेगा। और मान लीजिए एमपी से वो महाराष्ट्र कोर्ट में जा रहा है, तो जिस कोर्ट में जा रहा है उसके चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। समझ आया आपको? ट्रांसफर ऑफ जजेस क्या होता है? प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है बट वो कंसल्ट करता है सीजीआई से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करता है? दो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे, उन्हीं के साथ साथ जिस भी कोर्ट से वो उस जज को ट्रांसफर कर रहा है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, और जिस कोर्ट में कर रहा है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ जजेस होता है जो कि आर्टिकल 222 में दिया हुआ है। अब आता है आर्टिकल नंबर 223। तो 223 में क्या दिया हुआ है? 223 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी हम एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? उसका रीजन क्या है? वेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट, एब्सेंट और अनेबल। मान लीजिए एमपी का चीफ जस्टिस है, अगर वो अभी उसकी सीट वैकेंट है यानी कोई चीफ जस्टिस वहां पे अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर वो एब्सेंट है किसी रीजन से, और या तो वो एब्सेंट है या फिर वो अभी अनेबल है, यानी वो उसका कोई भी रीजन हो सकता है जिससे वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो। तो जब ये रीजंस होते हैं ना तब एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करा जाता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 224, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करी थी, अब हम एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात करेंगे। तो एडिशनल जज क्या होता है और क्यों अपॉइंट करा जाता है? टेम्पररी इंक्रीज इन वर्कलोड। मान लीजिए एमपी में चीफ जस्टिस भी है और अदर जजेस भी है, बट वर्कलोड इतना है कि ये लोग अभी उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एडिशनल जज का कॉन्सेप्ट है। एडिशनल जज जो होता है वो वर्कलोड अगर ज़्यादा हो तो हम एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकते हैं वर्कलोड कम करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ अपॉइंट कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट फॉर मैक्स पीरियड ऑफ 2 ईयर। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और कितने टाइम के लिए करता है? 2 सालों के लिए करता है, ठीक है, 2 ईयर।
तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए अपॉइंट करता है। उसी प्रकार एक्टिंग जज होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, एब्सेंस और इनएबिलिटी ऑफ जज टू परफॉर्म ड्यूटीज़। अगर मान लीजिए कोई भी जज है, मान लीजिए हमारे एमपी का एक जज है जो कि अपनी ड्यूटीज़ को अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह वर्कलोड इतना होता है कि हमें जगह जगह खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक्टिंग जज को अपॉइंट कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए, और वो भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो यहाँ पे ना मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया है, क्या कंपैरिजन बताया है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कंपैरिजन बताया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 1 to 6 में बताया गया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी हम चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। उसी प्रकार हाई कोर्ट में हम एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ये चीज़ तो कॉमन हो गई हमारी, ठीक है, ये चीज़ दोनों में कॉमन हो गई कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस हम हाई कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं, आर्टिकल 1 to 6 एंड 2 to 3। बट जहां हम एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, वहीं एडहॉक जज हम यहाँ अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। एडहॉक जज का जो प्रोविजन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 7। और जहां हम हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकते हैं, वहीं हम सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है और ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पर नो एडिशनल एंड एक्टिंग जज और यहाँ पर नो एडहॉक जज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये ना चीज़ कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट क्लियर करके रखना, ओके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट नहीं होता है और यहाँ पर एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 2 to 4 हो गया, अब हम पढ़ेंगे 2 to 4A, जिसमें रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज लिखा हुआ है। रीजन, नीड फॉर एडिशनल जुडिशियल असिस्टेंस इन हाई कोर्ट। मान लीजिए हाई कोर्ट के जो भी जज है उनको एडिशनल जुडिशियल असिस्टेंट की जरूरत पड़े, यानी अगर उन्हें, क्योंकि देखो जो रिटायर्ड जज होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी जज है हमारे हाई कोर्ट का तो उससे एडिशनल और चाहिए, ज्ञान चाहिए कि हाँ जुडिशियल असिस्टेंट की उसको ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पे वो क्या कर सकता है, रिटायर्ड जज के लिए बोल सकता है कि रिटायर्ड जज को अपॉइंट करा जाए। तो रिटायर्ड जज का जो रीअपॉइंटमेंट है वो 2 to 4A में दिया हुआ है। अपॉइंट कौन करता है इन्हें, सीजे अपॉइंट्स रिटायर्ड जज। कौन करेगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा ना वो अपॉइंट करता है रिटायर्ड जज को विथ हिज एंड प्रेसिडेंट कंसेंट। बट वो ऐसे नहीं कर देता है कि हाँ मैंने चलो मन हुआ कर दिया, नहीं, प्रेसिडेंट का कंसेंट जरूरी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट से पूछ के करेगा, प्रेसिडेंट हाँ करेगा तभी वो करेगा। अब उसी प्रकार अगर रिटायर्ड जज को एडिशनल जुडिशियल असिस्टेंस के लिए अपॉइंट तो कर दिया, अब उनका सैलरी एंड अलाउंसेस कहाँ से होगा, तो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। वो भी कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। अब देखो हमने सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन एंड पावर पढ़े थे, उसी प्रकार हाई कोर्ट के भी कुछ जुरिसडिक्शंस होते हैं एंड अपने पावर होते हैं, तो अब हम वो कवर करेंगे। पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ऐसा ज्यूरिसडिक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही हो, ठीक है, यानी उन्हें लड़ने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट के पास हो। तो ज्यूरिसडिक्शन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि हम कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो हम उस डिसीजन को मान नहीं रहे, उस अथॉरिटी की डिग्निटी को हम मतलब उसकी डिग्निटी को हम मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं, हम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के डिसीजन को, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स, तो एक तो ये हो गया कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो ये कौन देखता है, हाई कोर्ट इस चीज़ को, जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के अंदर आएगा इस चीज़ का। उसी के साथ साथ डिस्प्यूट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर ऑन इलेक्शन, अगर इलेक्शन से रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर अगर कुछ भी डिस्प्यूट होती है, ठीक है, इलेक्शन को लेकर, तो उसका डिस्प्यूट भी कौन सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा। उसी के साथ में मैटर्स रिलेटेड टू रिवेन्यू लॉस और ऑर्डर्स, अगर कोई मैटर्स है जो कि रिवेन्यूज लॉस और ऑर्डर के ऊपर है, ठीक है, किस किसके ऊपर है, रिवेन्यू लॉस और ऑर्डर के ऊपर कोई भी मैटर हो जाता है, तो वो भी कौन सुनता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का काम भी किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। अब ये जो है ना इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये हम हाई कोर्ट का जो रिट इशू करने वाला पावर होता है ना उसमें हम देखते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट का रिट इशू करने वाला जो पावर होता है ना उसमें ये बताया जाता है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर रहा है, ठीक है। तो वो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन पावर है ना वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आती है एक्चुअली, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 2 to 6, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स एफआर एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंस पैदा करती है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार रिट इशू करता है, बट वो रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू करता है, ठीक है। बट रिट इशू करने में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट रिट इशू करता है एफआर के लिए एज वेल एज ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी, ठीक है। यानी मान लीजिए अभी हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ना, जो संपत्ति का अधिकार है, ये अधिकार हमारा अभी लीगल राइट हो चुका है, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट हमारा लीगल राइट हो चुका है। बट इस प्रॉपर्टी का जो लीगल राइट है ना, उसके लिए भी हमारी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार सिर्फ फंडामेंटल राइट पे रिट इशू करने का अधिकार है, बट हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट के लिए भी है। तो इसलिए हमारा जो हाई कोर्ट है उसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। This jurisdiction can also apply outside territory if the case cause arises within a territory. मान लीजिए कोई राजस्थान का व्यक्ति है, बट वो राजस्थान का व्यक्ति हमारे एमपी की टेरिटरी के अंदर कुछ कर देता है, तो फिर एमपी हाई कोर्ट ही उस राजस्थान के बंदे के ऊपर भी केस लड़ सकता है, मतलब रिट ज्यूरिसडिक्शन लगा सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बोली गई है। दिस ज्यूरिसडिक्शन कैन अप्लाई आउटसाइड टेरिटरी इफ द कोर्स अराइजेस विद इन टेरिटरी। अब एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? हाई कोर्ट हैज पावर टू हियर अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अपील सुनने की क्षमता, पावर। तो अपील सुनना, सिविल अपील और क्रिमिनल अपील, ठीक है। ठीक है, वन सेकेंड। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट के पास पावर होती है सिविल और क्रिमिनल केसेस के ऊपर अपील सुनने की। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 to 7 हाई कोर्ट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट किस किस अपने लोअर कोर्ट को सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं हाई कोर्ट के अंदर उनको, और जितने भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं उनको। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है? हाई कोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 to 7। अपॉइंटमेंट गवर्नर कंसल्ट हाई कोर्ट इन अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, उनके मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जज होते हैं ना, उनको अपॉइंट करने का काम किसका रहता है? गवर्नर का। तो गवर्नर कंसल्ट विथ हाई कोर्ट अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने से पहले गवर्नर हाई कोर्ट जज से, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, देन उनको अपॉइंट करेगा। एचसी डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो भी हाई कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंड रहेंगे, ठीक है। बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो एचसी डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब आता है आर्टिकल नंबर 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर होती है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास में भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है। तो एचसी जजमेंट आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। यानी हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट रहेंगे, अगर वैसा ही केस अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आता है, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपने जो डिसीजन है वो किसके बेसिस पे सुनाएंगी? एचसी के जजमेंट के बेसिस पे सुनाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब, ठीक है। फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन देम, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट एचसी के जजमेंट पे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि नहीं आपने ऐसा जजमेंट क्यों सुनाया, या कुछ भी क्वेश्चन वो नहीं उठा सकती। एचसी डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमने ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा था कि एचसी के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, और एचसी कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर हाई कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट करता है, यानी अगर उसके डिसीजंस को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो पनिश कर सकता है जो भी उसके डिसीजंस को डिसरिस्पेक्ट करेगा। जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है वो आपको इन पॉइंट्स के थ्रू समझ आएगा। एचसी कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि एचसी के पास पावर है कि कोई भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, इसको रिव्यू करने का पावर किसके पास होता है? एचसी के पास होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से यहाँ पे क्या समझ आता है कि मान लीजिए कोई भी लॉ सरकार इन्फोर्स करती है, कोई भी लॉ को, कानून को लागू करती है, तो वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, ठीक है। इसको रिव्यू कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, ठीक है। यानी कोई भी अगर हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी पार्लियामेंट, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो उनको रिव्यू करने का अधिकार हमारे जुडिशरी के पास होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी वही अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो उनको रिव्यू करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है।
इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सच लॉज ऑर्डर्स कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर मान लीजिए हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव बॉडीज ने कोई भी लॉ बनाया और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया, यानी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पाया गया, तो हाईकोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दे, नल डिक्लेयर करते, ठीक है। यानी अब उस लॉ का कोई महत्व नहीं बचा क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, जुडिशियल रिव्यू नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस पावर इज डिराइव्ड थ्रू आर्टिकल नंबर 226। देखो, जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, बट ये पावर हमारे हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 226 से आती है, क्योंकि 226 में रिट जुरिस्डिक्शन बोला गया है। रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ सरकार बना दे जो हमारे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को हानि कर रहा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स को हानि पहुंचा रहा है, अगर ऐसा कोई लॉ सरकार ने बना दिया तो फिर उसके लिए हमारा जो हाईकोर्ट है वो रिट इशू करेगा 226। तो उसका मतलब वही हुआ, जुडिशियल रिव्यू ही हुआ उसका मतलब, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ये वर्ड, बट आर्टिकल नंबर 226 ये पावर देता है हमारे हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की। ओके, तो उसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। दिस पावर मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पावर के तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है ना वो मेंटेन है। या फिर अगर मेंटेन नहीं, अगर मान लीजिए ये पावर ना हो अगर हाई कोर्ट के पास में, तो फिर हमारा जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो तो ऐसे कोई भी लॉ बना देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को हानि पहुंचाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में रहेगा। और अगर उन्हें वो जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर रिव्यू ही नहीं करे, हमारा जो जुडिशरी अगर उन लॉज को रिव्यू ही नहीं करे, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई जुडिशियल रिव्यू हमारी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी के साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसी के साथ में लोक अदालत। ये तीन चीज़ें जो अब हमको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम पीआईएल बोलते हैं, ये क्या होता है? पेटिशन फाइल्ड बाय सोशल वर्कर, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू सीक जस्टिस फॉर विक्टिम। यानी यहाँ पे ऐसा है कि एक कोई पर्सन है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो खुद नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने लिए, ठीक है, वो खुद नहीं जा रहा है। बट अगर मान लीजिए कोई भी एनजीओ है या फिर कोई भी अदर सोशल वर्कर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पता है कि ये जो है इसके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे ये कोई भी मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोशल वर्कर्स या कोई भी अदर पर्सन जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके लिए एक लिटिगेशन फाइल करेगा। ओके, तो पेटिशन फाइल्ड बाय सोशल वर्कर, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द बिहाफ ऑफ विक्टिम, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम। विक्टिम के बिहाफ पे ये कोई भी पर्सन जाकर अगर इसके लिए पेटिशन फाइल करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कही जाती है। ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट से आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हुआ है? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूनाइटेड स्टेट से आया हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को हमारे इंडिया में किसने इनिशिएट करा था? तो वो थे हमारे जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वी.के. कृष्णा अय्यर, ठीक है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो क्या होती है, उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो ये यूएस से आया है। उसी के साथ में हमारे इंडिया में इसको किसने इनिशिएट करा था? तो पीएन भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर ने इनिशिएट करा था। उसी के साथ साथ जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? व्हेन द जुडिशरी परफॉर्म इट्स फंक्शन विद एक्टिवनेस एंड जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब भी जुडिशरी यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट अपने परफॉर्म करती है फंक्शंस को, किसको परफॉर्म करती है? अपने फंक्शंस को एक्टिवनेस के साथ, ठीक है। किसके साथ? एक्टिवनेस के साथ। यानी मान लीजिए कहीं कोई भी केस हुआ और जो हमारी जुडिशरी है उसने तुरंत उस पर क्या बोलेंगे अपन, तुरंत उस पर एक्शन ले लिया, ठीक है, तो वो उसकी क्या हुई? एक्टिवनेस हुई, ठीक है। यानी वो उसकी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है और एक्टिव एक्शन ले रही है। एंड रिव्यूज द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। और अगर मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो उन पे भी वो क्या कर रही है? वो एक्टिवनेस के साथ उनको भी रिव्यू कर रही है, देख रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट इन अक्रोडेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो उसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। देखो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब और जुडिशियल एक्टिवनेस का मतलब, एक्टिविज्म का मतलब सेम ही है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना रही है या फिर
एग्जीक्यूटिव बॉडीज कुछ भी लॉ एग्जीक्यूट कर रही है तो उन पे जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी उनको देखने का अधिकार होता है जुडिशरी के पास। अब उसी चीज़ को वो एक्टिवनेस के साथ करती है ना, एक्टिवनेस के साथ एक्शंस लेती है, रिव्यू करती है, देखती करती है, समझती है, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। अल्सो अगेन डायरेक्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये हम आर्टिकल 13, 32, 131 के तहत बोल सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जैसी कोई चीज़ है। जैसे कि जुडिशरी एग्जामाइंस द लॉ वायलेट फंडामेंटल राइट और नॉट। आर्टिकल नंबर 13 में 13 में क्या लिखा हुआ है? जुडिशरी एग्जामाइंस द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट और नॉट। ठीक है, जुडिशरी एग्जामाइन कर सकती है कि कोई भी लॉस फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू, ठीक है, रिट्स इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है आर्टिकल नंबर 32। उसी टाइप से 226 एम्पावर करता है हाई कोर्ट को रिट को इशू करने के लिए। आर्टिकल नंबर 131 बोलता है प्रोटेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। मतलब स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का। ये कॉन्सेप्ट भी यूएसए से आया है, याद रखिएगा। मेन इंस्ट्रूमेंट पीआईएल। अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारी जुडिशरी का हम किस किस तरह से देखते हैं। तो उसका मेन इंस्ट्रूमेंट है पीआईएल, यानी हम पीआईएल अगर फाइल करते हैं तो जुडिशरी को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ से भी हम जुडिशियल एक्टिविज्म को देख सकते हैं कि हाँ वो जुडिशरी एक्शन ले रही है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हमारे इंडिया में इनिशिएट किसने करा? पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती के साथ यहाँ पे एक और नाम आता है जो हमने पीआईएल में भी पढ़ा था, वी.आर. कृष्णन का, वही नाम यहाँ पे भी आता है। ठीक है, इसका नाम आता है एंड कृष्णन अय्यर। ओके, तो ये नाम भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसने स्टार्ट करा, कहाँ से कॉन्सेप्ट को बोरो करा। ओके, अब आता है हमारा लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज इन अ शॉर्ट टाइम एंड विथ मिनिमल एक्सपेंसेस। देखो लोक अदालत ना कहीं भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई के डाइवोर्स का, किसी को डाइवोर्स चाहिए है ना, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको डाइवोर्स चाहिए, तो डाइवोर्स के लिए लोक अदालत लगी, उनके डाइवोर्स के ऊपर लोक अदालत लगी। तो इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे डाइवोर्स का जो डिस्प्यूट है उनको म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज के जरिए भी लोक अदालत रिजॉल्व करवा सकती है। यानी या तो वो बोलते कि पहले आप सोच लो समझ लो, उनको टाइम भी देते हैं कि हाँ आप खुद समझ लो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई भाई के बीच में जमीन के विवाद हो गए, संपत्ति को लेकर विवाद हो गए, तो ये जितने भी विवाद होते हैं ना ऐसे फैमिली के, वो लोक अदालत में रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही रिजॉल्व कर देती है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज जैसे केसेस ही जाते हैं, इसलिए शॉर्ट टाइम में रिजॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे केस, और एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस ज़्यादा है, क्योंकि वकील करो देन वकील को पैसा दो, ये सारे एक्सपेंसेस लिटरली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मिनिमल एक्सपेंसेस में चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट लोक अदालत हमारी इंडिया में कब लगी थी? 14 मार्च 1982। तारीख वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद रख लेना और नाम याद रख लेना कहाँ लगी थी। तो ऊना सिटी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, यानी गुजरात के अंदर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है ऊना। क्या नाम है? ऊना। ठीक है, तो उस ऊना सिटी में फर्स्ट टाइम लोक अदालत लगी थी हमारे इंडिया में। और इस लोक अदालत को, ये लोक अदालत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं थी, इसको बाद में राइट्स मिले हैं, लीगल राइट्स मिले, लीगल स्टेटस मिला है। कब मिला था वो? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोक अदालत को लीगल स्टेटस कब मिला था, तो उसको लीगल स्टेटस मिला था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। तो इसी के साथ हमारा क्या क्या कंप्लीट हो जाता है? हमारा इंडियन जुडिशरी, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कर लिया और हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े हुए जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे पीआईएल हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, लोक अदालत हो गई, ये कॉन्सेप्ट भी हमने हमारी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लिए। देखो मेंस में ना ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से है, वाइड में दिए हुए, बट अभी प्रीलिम्स के हिसाब से जितना था हमने वो कवर कर लिया है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।